तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1171 के जरिए से हम लोग फाइनली वन पीस के प्रेजेंट स्टोरी लाइन में ट्रांजिशन कर रहे थे। ये चैप्टर को मतलब बेसिकली यहाँ पर बाइफरकेट किया गया था दो हिस्सों में। पहले के सेक्शन में हम लोग अभी तक फोकस कर रहे थे या हम लोग अभी तक थे फ्लैशबैक में। जो पहले का सेगमेंट था वो बेसिकली डेडिकेटेड था फ्लैशबैक को और वो काइंड ऑफ फ्लैशबैक को रैप अप कर रहा था। और जो दूसरा सेगमेंट था, जो दूसरा सेक्शन था, वहां पर हम लोग प्रेजेंट स्टोरी लाइन में आ रहे थे। तो फर्स्ट सेगमेंट से लेकर सेकंड सेगमेंट का जो ट्रांजिशन था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था और हम लोग अभी फाइनली हमारे स्ट्राइड पायरेट्स को देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 6-7 महीना हो गया है, हम लोग फ्लैशबैक में ही थे। अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि अब हम लोग क्योंकि प्रेजेंट स्टोरी लाइन में आए हैं तो एल्बेफ मतलब कितने चैप्टर्स तक चलेगा, कितने और चैप्टर्स तक चलेगा, क्या और 40-50 चैप्टर रहेगा एल्बेफ में या 60 चैप्टर रहेगा, क्या और 1-2 साल हम लोग जाएंगे एल्बेफ में। ये पूरा मतलब क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि कितना ओडा टाइम देना चाहता है एल्बेफ को। एल्बेफ मतलब क्या एक लेंथी आर्क रहने वाला है वानो कुर्नी की तरह, या बेसिकली हम लोग रैप अप करेंगे काफी रिलेटिवली शॉर्ट टाइम स्पैन में, जैसे कि 30-35 चैप्टर्स या 40 चैप्टर्स मैक्स। ये चैप्टर ओपन अप होता है लोकी और किंग हेरल्ड के बैटल के आफ्टरमैथ में। हम देख रहे हैं कि अरुस्ट कैसल में हमको दिखाई दे रहे हैं जारूल, बाद में गबान, शैंक, सब सारे लोग हमको दिखाई दे रहे हैं बात करते हुए आपस में। उन लोग मतलब बोल रहे हैं कि किस तरीके से किसने हराया है किंग हेरल्ड को और लोकी ने हराया है किंग हेरल्ड को। और अगर किंग हेरल्ड ये पूरे कैसल से बाहर जाता तो वो कंप्लीटली मतलब हेवक लेके आता, डिस्ट्रक्शन लेके आता पूरे एल्बेफ पे। यहाँ पर जारूल हमको बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि अच्छा हुआ कि लोकी ने ये डेविल फ्रूट कंज्यूम किया, लेजेंडरी डेविल फ्रूट कंज्यूम किया जो एल्बेफ में पास डाउन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जारूल को भी पता नहीं था कि ये मतलब जो डेविल फ्रूट है वो एक्चुअल में क्या है। पर जारूल यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकता था कि अगर ये डेविल फ्रूट हमारे भाई किंग हेरल्ड के हाथ में गिरता तो वो मतलब कंप्लीटली डिजास्टर्स रहता सब सारे लोगों के लिए। यहाँ पर इन सब सारी चीजों में हमको हमारा भाई शैंक्स इमोशनली बहुत ज्यादा पेन से गुजरते हुए दिखाई दे रहा था। किंग हेरल्ड के डेथ के बाद वो अपने दिमाग में मतलब ये सब सारी चीजें सोच रहा था। वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन है, वो बेसिकली बेटा है फिगालियन कार्लिंग का। फिगालियन कार्लिंग हमको पता है कि किस तरीके से वो बातें कर रहा था। वो शैंक्स को बोलता है कि तूने बहुत ज्यादा एक क्रूअल लाइफ या बहुत ज्यादा एक पेनफुल लाइफ बिताया है सरफेस लेवल पे या नीचे रुक के, मारिजुआ के नीचे रुक के तूने बहुत ज्यादा पेनफुल लाइफ बिताया है। पर तेरे को यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। शैंक्स हमको पता है कि उसने वो सरफेस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। उसके हाथ पे वो टैटू है हमको पता है, और वो उसने अपने आप को काइंड ऑफ अलाइन किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। वो मारिजुआ पे गया था क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। हमको पता है कि शैंक्स एल्बेफ में आया था एक टाइम पे क्योंकि बेसिकली वो वॉर्न करना चाहता था किंग हेरल्ड को कि किंग हेरल्ड जो कॉविनेंट है, जो बेसिकली डीप सी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वो साइन ना करे किंग हेरल्ड के साथ। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि शैंक्स मतलब अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था किंग हेरल्ड की डेथ की वजह से। शैंक्स बोल रहा था कि अगर मैं जल्दी से आता, इफ बर्ड्स यहाँ पर सिनारियोस शैंक्स अपने दिमाग में सोच रहा था। शैंक्स मतलब उसको पता था, शैंक्स को पता था कि किस लेवल का, किस तरीके का किंग हेरल्ड कैरेक्टर है, किस तरीके का वो बंदा था। शैंक्स यहाँ पर किंग हेरल्ड को पियर सोल भी बोल रहा था यहाँ पर। तो शैंक्स बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था और वो अपने हाथ को मतलब काइंड ऑफ स्क्वीज कर रहा था। जिस हाथ पे टैटू है, जिस हाथ पे वो मार्क दिया गया है उसको, वो हाथ को वो मतलब पकड़ के बहुत ज्यादा गुस्से में हमको दिखाई दे रहा था। तो ये काइंड ऑफ एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारे भाई शैंक्स ने वो बेसिकली सी किंग्स से जरिए से वो मतलब क्यों वो उसने हाथ गंवाने दिया। वो हमको सेंस करता है यहाँ पर। और ऑब्वियसली उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने वो डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। पर फिर भी हमको याद रखना चाहिए कि क्योंकि उसने सरफेस लेवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो अगर वो ईमो के प्रॉक्सिमिटी में है, आसपास है, तो ईमो शैंक्स को कंट्रोल कर सकता है मेरे भाई। वो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। मेरे को यहाँ पर पर्सनली गबान का रोल काफी इंटरेस्टिंग लगा, गबान का रोल काफी कूल लगा। जिस तरीके से गबान मेंटर कर रहा था शैंक्स को, जिस तरीके से वो बोल रहा था शैंक्स को कि तू जिस हालातों में पैदा हुआ है वो तेरे ऊपर नहीं था, तेरा कुछ रोल है इस दुनिया में, तेरा भी कुछ पर्पस है इस दुनिया में। तेरे को मतलब वो बेसिकली जब तक तेरा वो रोल आएगा नहीं तेरे सामने तब तक तेरे को यहाँ पर शांति से बैठना है और अपना रोल फुलफिल करना है। और गबान उनको पता है कि गबान ऑलरेडी बोला है कि शैंक्स चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, वो सब सारी चीज है। तो गबान जो पेरेंटियल रोल, जो मतलब एक पेरेंट का रोल प्ले कर रहा था शैंक्स के केस में। और हमने देखा है कि गबान बोल रहा था प्रीवियसली भी कि बगी और शैंक्स उसके बेटे की तरह है। तो यहाँ पर हमको गबान वो पेरेंटल रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहा था यार, वो बाप का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहा था हमारे भाई शैंक्स के केस में। और वो बहुत ज्यादा कूल था यार, आई रियली अप्रिशिएटेड मैन। लोके अपने डैड किंग हेरल्ड के ऊपर फाइनल ब्लो डिलीवर करने के बाद हमको वो एब्सोल्युटली एक डेवस्टेटेड
स्टेट में दिखाई दे रहा है। लोकी हमको रोते हुए दिखाई दे रहा था, वो बहुत ज्यादा इमोशनल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। किंग हैरल्ड के बॉडी के ऊपर लोकी का जैकेट है, तो हमको किंग हैरल्ड का कॉर्प्स दिखाई नहीं दे रहा है। अब हालांकि मतलब पता नहीं है, मुझे लगता है ऑब्वियसली उसका डेथ हुआ है यहाँ पर उसके बॉडी को उन लोगों ने क्या किया, उसके बॉडी के साथ उन लोगों ने क्या किया, क्या उसको दफना दिया गया, क्या उसको प्रॉपर बैरियल दिया गया है, वो मुझे मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर पता नहीं है। पर लोकी बहुत ज्यादा उदास हमको दिखाई दे रहा था यहाँ पर, और जो सेंस करता है यार बहुत ज्यादा। मेरे भाई हमको यहाँ पर एक लेजेंडरी ईमू का भी सेगमेंट मिलता है। जब हम लोग ये चैप्टर के फर्स्ट सेगमेंट में फ्लैशबैक के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो हमको ईमू का भी सेगमेंट मिलता है। ये पूरे आफ्टरमैथ में ईमू को जब पता चलता है कि किंग हैरल्ड का डेथ हो गया है, या किंग हैरल्ड को बेसिकली टेक डाउन कर दिया है किसी ने, तो ईमू एब्सोल्युटली सरप्राइज था। ईमू बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक एंशिएंट जायंट, मतलब जिसको एनहेंस कर दिया गया है ईमू की एबिलिटी की वजह से, ईमू बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसका भी डेथ हो सकता है, उसको भी कोई हरा सकता है। ईमू एब्सोल्युटली शॉक में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। वो मतलब अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। प्लस यहाँ पर 5 एल्डर्स ईमू को बोलते हैं कि उन लोगों के पास, उन लोगों ने ऑलरेडी पेंटाग्राम इम्बेड किया है अरुस्ट कैसल में, तो उन लोग और कई सारे नाइट्स को भेज सकते हैं, होली नाइट्स को भेज सकते हैं एल्बेफ में। पर ईमू को यहाँ पर कहना यह था कि अगर एक बंदा है, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो किंग हैरल्ड के कैलिबर के कैरेक्टर को हरा सकता है, तो और कई सारे नाइट्स को भेज के फायदा नहीं है, वो बेसिकली एक सैक्रिफिशियल चीज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ईमू यहाँ पर अपने एबिलिटी के बारे में भी थोड़े यहाँ पर बता रहा था। ईमू बोल रहा था कि जो कोई भी कॉन्वेनेंट साइन करता है, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और अगर उसका डेथ होता है, अगर उसको कुछ होता है, अगर वो डेसिमेट होता है, तो ईमू बोल रहा था कि वो उसके ऊपर भी टोल लेता है। वो बोल रहा था कि कॉन्वेनेंट कम्स एट ए कॉस्ट, ऐसा बोल रहा था। वो उसके ऊपर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो टोल लेता ही है। तो वो काफी एक मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि जो कोई भी डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसको डेथ होता है, तो ईमू के ऊपर कुछ मार बैठता रहेगा, किसी ना किसी कैपेसिटी में उसको भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है वो। प्लस यहाँ पर मैंने देखा है कई सारे लोग बोलते हैं कि ईमू एक्चुअल में अपने फिजिकली, वो बेसिकली अपने फिजिकल फॉर्म में वो जा नहीं सकता है डिफरेंट दुनिया में, या दुनिया में डिफरेंट लोकेशन पे जा नहीं सकता है। हमने देखा है उसको लोगों के बॉडी के ऊपर पोजेशन लेते हुए, पर कई सारे लोगों का थियरी है कि ईमू को कैद करके रखा गया है हमारी जॉब पे, ऐसा कुछ तो थियरी है, वो इंटरेस्टिंग है। ईमू यहाँ पर किंग हैरल्ड के डिमाइस को लेके वो ये भी बोलते हुए हमको दिखाई देता है कि किंग हैरल्ड एक बहुत ही बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि इस लेवल का कैरेक्टर, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो एंशिएंट जायंट रेस से बिलोंग करता है, जिसको मैंने एनहेंस किया था, वो बेसिकली हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है। ये उनके मतलब ईमू के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, पर वो बोल रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मतलब क्वाइट रिग्रेटफुली हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। और ईमू ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि ये जो पूरा सिनारियो हुआ है वो हमको फिर से दिखाता है, ईमू को वो फिर से दिखाता है कि हिस्ट्री कभी भी झूठ नहीं बोलता है, हिस्ट्री नेवर लाइज। ईमू यहाँ पर बोलता है कि जो जायंट्स थे, जो जायंट वॉरियर्स थे, जो सैवेजेस थे, उन लोग बेसिकली दुश्मन थे ईमू के। और ईमू फाइनली बोलता है कि जायंट्स डी से कुछ तो रिलेटेड है, तो बोलते वो स्पेसिफिकली बोलता है कि जायंट्स आर ऑफ डी। अब मुझे पता नहीं है कि उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। क्या हम लोग उसका मतलब ये ले सकते हैं कि जायंट्स अफिलिएटेड थे डी क्लैन के साथ या एंशिएंट किंगडम के साथ? हमको पता नहीं है कि डी एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, वो हमको पता नहीं है यार। वो एक्रोनिम हो सकता है किसी चीज का, उसका अब्रिविएशन दूसरा कुछ हो सकता है, मुझको पता नहीं एग्जैक्टली वो किसके लिए स्टैंड करता है। बट द एंड ऑफ द डे जायंट्स अफिलिएटेड थे या डी क्लैन मेंबर्स के साथ, ये सब सारी चीजें। और इसका हमको हिंट बहुत पहले मिल गया था यार, ये मतलब हमको पहले पता था, कई सारी चीजों में हमको पता था। पर जब हमारा भाई किंग हैरल्ड एफर्ट्स डाल रहा था डिप्लोमेटिकली डिफरेंट नेशंस के साथ, रिलेशंस सुधार रहा था, वो चाहता था अपने आप को अलाइन करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो डिफरेंट नेशंस के साथ और बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाए, वो सब सारी चीजें गुडविल कमा पाए। तब जब किंग हैरल्ड और जारुल के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तब जारुल ने किंग हैरल्ड को बोला था कि तू जो कुछ भी कर रहा है तेरे एफर्ट्स में कमी नहीं है, पर यहाँ पर तू वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ डील करना चाहता है, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट तेरे को एनिमी मानता है। यहाँ पर कुछ तो एक एनिमोसिटी है वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और जायंट्स का, कुछ ना कुछ तो वो हमको ऑलरेडी पता था यार। तो वो मतलब वो हमको पता ही था कि ये सब सारी चीजें होने वाला है। पर ईमू जो बोलता है यार, वो मतलब और भी ज्यादा हार्ड हिटिंग लगता है कि जायंट्स आर ऑफ द डी। लोकी किंग हैरल्ड के डिमाइस के बाद वो सब सारे जारुल, गबान और शैंक्स को सब सारे लोग बता रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लोकी बेसिकली इसके बाद वो अपने जर्नी पे निकल पड़ता है, अपने आपको बेसिकली रिडीम करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे वो मतलब निकल पड़ता है वाइड ओशंस में। वो बेसिकली मुझे लगता है कि वो रिवेंज लेना चाहता था, या एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली जो कुछ भी हुआ है वो काइंड ऑफ अपने आप से टेक ऑन करना चाहता था वर्ल्ड गवर्नमेंट को, तो वो निकल पड़ता है सीज में। अब ये यहाँ पर मेरे भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोकी निकल पड़ा था सीज के लिए, और कई सारे जो अरिस्ट कैसल में सर्वाइविंग सोल्जर्स थे उसको भी उनको भी लेके वो निकल पड़ा था सीज में वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक ऑन करने के लिए, या अपने रास्ते पे वो निकल पड़ा था। तो हमको पता है कि किसी ना किसी टाइम पे शैंक्स ने कन्फ्रंट किया था हमारे भाई लोकी को, और लोकी को काइंड ऑफ कैप्चर करके लेके आया था वो फिर से एल्बेफ में। वो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा देखने के लिए कि हमारे भाई शैंक्स ने कैसे किया वो, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम लोग फ्लैशबैक के टाइम के बारे में बात करें तो डेफिनेटली लोकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार। वो शैंक से भी स्ट्रांग है, गबान से भी स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। उसके पास डेविल फ्रूट जो उसने कंज्यूम किया है, और उसके पास रैग्नार है। उस स्थिति में फ्लैशबैक के टाइमलाइन में अगर मैं बोलूं तो वो शैंक्स और गबान से भी स्ट्रांग है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, क्योंकि उसने किंग हैरल्ड को ठोक दिया था वहां पर हमको दिखाई दे रहा है। पर आगे चलते हुए शैंक्स कैसे कैप्चर करता है हमारे भाई लोकी को, वो मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी बात है यार। वो मतलब देखने लायक बात रहेगा अगर हमको ओड़ा दिखाता है तो। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करके आते हैं हमारे प्रेजेंट स्टोरी लाइन में, जहाँ पर लोकी हमको एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देता है हजरुद्दीन को सब सारे सिनारियो जो कुछ भी हुआ था पास्ट में। लोकी बोलता है कि किंग हैरल्ड को हराने के बाद वो बेसिकली सीज में निकल पड़ता है। जब वो सीज में था तब हजरुद्दीन बेसिकली वापस आता है एल्बेफ में। उस टाइम पे मतलब पूरा रूमर फैल चुका था कि लोकी ने प्रिंस लोकी ने अपने डैड को मार दिया, डेविल फ्रूट चुरा लिया। वो सब सारी चीजें हमको पता है कि कैसे मतलब रूमर्स था हमारे भाई लोकी को लेके, तो वो ऑलरेडी फैल चुका था। और लोकी ये सब सारे रूमर्स को वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब सारे लोगों को एल्बेफ वो सब सारे लोगों को बताने नहीं चाहता है कि किस तरीके से किंग हैरल्ड को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट किया, किस तरीके से उसको प्ले किया। वो सब सारी चीज वो बताने नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने डैड के इमेज को गिराना नहीं चाहता है एट द एंड ऑफ द डे यार। और ये बात हजरुद्दीन बहुत सही तरीके से समझ लेता है और वो समझ पाता है यार। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि हजरुद्दीन हमारे भाई लोकी के साथ थोड़ा बात करने के बाद इवेंचुअली हजरुद्दीन छुड़ाता है जो हैंडकफ्स था हमारे भाई लोकी के ऊपर, उसको वो छुड़ा देता है। और हम देखते हैं कि हमारा भाई लोकी फ्री हो जाता है। ये बहुत ज्यादा कूल पैनल था, क्योंकि हमको पता है कि किंग हैरल्ड का जो और एक विश था वो ये था कि हजरुद्दीन और लोकी दोनों लोग मिलके, दोनों बेटे उसके मिलके एल्बेफ को संभाले, एल्बेफ को ठीक तरीके से संभाले। वो हमारे भाई किंग हैरल्ड का एक विश था। तो यहाँ पर वो मतलब जिस तरीके से हजरुद्दीन कीज के जरिए से छुड़ाता है हैंडकफ्स को, हमारे भाई लोकी को छुड़ाता है, वो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ सॉलिडिफाई कर रहा है कि ये दोनों लोग मिल के काम करेंगे और एल्बेफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। बाय द वे हमको पता है कि हजरुद्दीन ऑलरेडी स्ट्रॉ हैट के ग्रैंड फ्लीट का हिस्सा है, और यहाँ पर जो कुछ भी हमको फ्लैशबैक में पता चला है, तो ऑब्वियसली हमारा भाई लोकी मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट किंग ऑफ द एल्बेफ बनने वाला है। किंग ऑफ द एल्बेफ बनेगा वो, और वो काइंड ऑफ साइड करेगा हमारे भाई लूफी के साथ, वो साइड करेगा। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हम लोग एक स्केलेटन मॉन्स्टर सन रेल्म से हेल रेल्म में गिरते हुए देखते हैं, और ये बहुत ही एक मैसिव मॉन्स्टर। मुझे लगता है कि जैपलिन के पास वो एबिलिटी है, वो होली नाइट जैपलिन के पास वो एबिलिटी है कि वो कई सारे नाइटमेयर्स को बेसिकली फिजिकल फॉर्म में ला सकता है। तो मुझे लगता है कि वो उसी के एबिलिटी का हिस्सा है ये जो हमको क्रीचर दिखाई दे रहा है हमारे सामने। तो ये जब हेल रेल्म में गिरता है तब हम देखते हैं कि सब सारे लोग इवेंचुअली जो हजरुद्दीन है, हजरुद्दीन के मिनियंस है, वो सब सारे लोग बोट पे चढ़ के बेसिकली निकल पड़ते हैं सन रेल्म में जाने के लिए। सांजी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि वो कैरी करता है गबान और चॉपर को। सांजी यहाँ पर अपना एबिलिटी यूज करके वो हमको काइंड ऑफ एयर को किक करके मनूवर करते हुए दिखाई दे रहा था सन रेल्म की तरफ, जो बहुत ज्यादा कूल था। गबान भी बेसिकली अपने बेटे को देखना चाहता है जल्द से जल्द, इस वजह से सांजी कैरी कर रहा था हमारे भाई गबान को। वहां पर जो डायनेमिक है वो बहुत ज्यादा कूल है। पर जब यहाँ पर ये स्केलेटन गिरता है, ये मैसिव स्केलेटन गिरता है, तब लोकी और लूफी पीछे रुकते हैं। लूफी रुका है पीछे क्योंकि वो लोकी को देखना चाहता है एक्शन में, और यहाँ पर इवेंचुअली हम हमारे भाई लोकी को एक्शन में देखते हैं। वो फ्री हो चुका है तो वो अपने रैग्नार को लेके जाता है, वो स्ट्राइड करता है, वो कूद पड़ता है ये पूरे स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ, और वो खतरनाक अटैक के जरिए से, रैग्नार के खतरनाक अटैक के जरिए से वो ये पूरे मॉन्स्टर को कंप्लीटली शैटर कर देता है पीसेस में। ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने इनिशियली देखा था हमारे भाई लोकी ने ये रैग्नार यूज करते हुए किंग हैरल्ड के ऊपर, मेरे को ऐसा लगा था कि वो लाइटनिंग बेस्ड अटैक है। पर मेरे भाई ये लाइटनिंग बेस्ड अटैक नहीं है, ये आइस बेस्ड अटैक है। और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार, ये कि मतलब ये आइस बेस्ड अटैक है। हमको हमारा भाई लोकी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाते हुए दिखाई देता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास दो डेविल फ्रूट है अपेरेंटली, तो वो रैग्नार को यूज कर रहा था यहाँ पर। लूफी बहुत ज्यादा इंप्रेस था यार हमारे भाई लोकी को देख के। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था ये पूरे चैप्टर में। काफी एक इंटरेस्टिंग, काफी एक अच्छा चैप्टर था मेरे हिसाब से, एक स्ट्रॉन्ग 8 वाला चैप्टर था ये। मतलब हम लोग ये चैप्टर के जरिए से प्रेजेंट स्टोरी लाइन में आ रहे थे, तो और एक बहुत ही अच्छी बात है। तुम लोग क्या
एक्साइटेड हो हमारे स्ट्राइड पायरेट्स को जाते हुए वन ऑन वन जाते हुए देखने के लिए, ईमू के साथ या ईमू गिनको या होली नाइट्स के साथ जो कुछ भी यहाँ पर सिनारियो क्रिएट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी रहेगा यार। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि क्या होने वाला है जोरो के साथ, सांची के साथ, लूफी के साथ, लोकी के साथ, कैसे उन लोग मैचअप करेंगे होली नाइट्स के अगेंस्ट। ईमू कैसे टैकल करेगा लूफी को, और जब लोकी देखेगा हमारे भाई लूफी को सन गॉड नी का पोज में तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। वो बहुत सारी चीजें हैं यार यहाँ पर होने के लिए और बात करने के लिए, पर अब के लिए इतना ही था यार। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।